Hello students, in my previous lesson we completed exercise 7.3 and I also introduced combinations in that lecture, but again I am going to take it again. Combinations I am going to take again. तो combinations में क्या है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि in combination का मतलब क्या है, that is selection. Selection के केस में जब when we have to choose something from the given objects, then we use combination, and in combination order doesn't matter. Order doesn't matter in which order we are keeping the objects, it is not taken into account. Order doesn't matter. Okay, तो ये दो चीजें होती हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 1, 2, 3 ये 3 डिजिट्स दे रखे and you are to select any two at a time. अगर आपको दो सिलेक्ट करने, मैं सिलेक्ट करने की बात कर रही हूँ, इसमें ऑर्डर डजंट मैटर. आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो. आप 1 और 2 का पेयर ले सकते हो, आप 1 और 3 का ले सकते हो, आप 2 और 3 का भी ले सकते हो. तो इस तरीके से आपके ये 3 पेयर्स हो गए, है ना. अगर इन्हीं का अरेंजमेंट, ये तो सिलेक्शन का तरीका हो गया. अगर इसी का मुझे अरेंजमेंट करना होता, तो क्या होता, 1, 2 एक पेयर था, 2, 1 अनदर पेयर था, 1, 3 एक पेयर है, 3, 1 अनदर, 2, 3 देन 3, 2. ठीक है जी. तो यानी कि आपने जो सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन अगर 3 वेज में हो रहा है, दो लेटर्स का 3 वेज में हुआ, तो उसके बाद अरेंजमेंट कितना है, 6 वेज में. आप सोच रहे हो कि मैडम डबल, नो डबल नहीं. एक्चुअली जितना भी सिलेक्शन जितने वेज में हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू, जैसे सिलेक्शन के अगर 3 वेज हैं, इनटू आपने देखना है कि आपने कितने नंबर्स को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट किया है. अगर सपोज करो 1, 2, 3, 4 होता, 4 में से अगर आप 3 नंबर्स को सिलेक्ट करते तो अरेंजमेंट कितना होता, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू 3 होता, इनटू 3 फैक्टोरियल होता वो. अब यहां पर इस केस में आपके पास अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन यहां पर है, कितने आए, 3, इनटू में कितने नंबर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, 2, तो उसका फैक्टोरियल, नंबर ऑफ सिलेक्शंस का फैक्टोरियल. तो यानी कि 3 ये था, 1, 2, 3 नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर सिलेक्टेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर सिलेक्टेड, उसका फैक्टोरियल. कितने ऑब्जेक्ट्स आप एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे हो, 2, तो उसका फैक्टोरियल आया. ठीक है, इस तरीके से. अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपने r को सिलेक्ट किया. जैसे कि आपके पास 1, 2, 3, n कितना है, 3 है. यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3. तो n जो टोटल जो आपके पास अवेलेबल एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर होता है. एंड यू आर टू सिलेक्ट हाउ मेनी आउट ऑफ n, r आप सिलेक्ट कर रहे हो. पहली बात तो ये n भी डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट बोला है, और उसमें से r को आप सिलेक्ट कर रहे हो. जैसे यहाँ r मैंने कितने सिलेक्ट किए, 2 सिलेक्ट किए. तो अब इसका नोटेशन होता है NCR. जैसे हमने परमुटेशन यानी अरेंजमेंट में पढ़ा था कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर आप r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हो तो NPR होता था. इसी तरीके से अगर n ऑब्जेक्ट्स आपके पास टोटल है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर n, एंड आउट ऑफ दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यू आर सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा NCR. ओके, NCR. अब NPR और NCR परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशनशिप है, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई
कि ये क्या था, परमुटेशन था, ये क्या था, अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन था, है ना, परम्यूटेशन था, और ये क्या था आपका, सिलेक्शन था, जिसमें ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा था ना, वो सिलेक्शन था आपका। यहाँ पर परम्यूटेशन यानी कि अरेंज करना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके पास जो परम्यूटेशन होता है यानी कि अरेंजमेंट होता है, परम्यूटेशन वो कैसे आता है, वो आता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन into number of objects selected का फैक्टोरियल। यही आपको मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की ना इसे। तो अब अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, एनसीआर होता है। तो एनपीआर, परम्यूटेशन का मतलब है एनपीआर, एनपीआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू कितने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया, आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया, तो आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फॉर्मूला इसका निकालेंगे। अब एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, और ये एनसीआर है, तो ये आर फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाइड है। तो एनसीआर का फॉर्मूला जो मैंने कल आपको डायरेक्टली बताया था, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या आया, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये वाला आर फैक्टोरियल इधर आ गया, है ना। तो ये आपके पास सिलेक्शन का फॉर्मूला आ गया, एनसीआर का फॉर्मूला आ गया आपके पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर बेस मैंने कल आपको रिजल्ट्स भी बताए थे, एक बार दोबारा से वो रिव्यू कर लेते हैं कि वो रिजल्ट्स क्या हैं। हाँ जी, तो एक तो ये बता दिया आपको कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल है, दूसरा बताया कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब मैंने कल एक चीज और बताई थी आपको, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी, नेक्स्ट है ये एन माइनस आर होता है ना। कैसे, जरा हम इसको देख लें, इसका लेफ्ट साइड देखो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एन NCR is equal to n factorial n minus r factorial r factorial, और इसका फॉर्मूला लगाएं n factorial डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस n माइनस r यानी n माइनस r प्लस r, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा n फैक्टोरियल और ये n माइनस r का फैक्टोरियल। दोबारा से देखो, n फैक्टोरियल ओके, दिस माइनस दिस n माइनस r फैक्टोरियल इनटू दिस r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला आपको बताया ना मैंने। यहाँ पर भी देखिए n फैक्टोरियल फिर दिस माइनस दिस, इन दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल आया, और ये भी n माइनस r, इसको करके दिखाना, तो n माइनस r का फैक्टोरियल और ये n माइनस r का फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली n फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है, तो हमने डायरेक्ट इसको यूज करना है। तो इसको डायरेक्ट आप यूज करेंगे, अभी तो फॉर्मूला जब आप बार बार आप अप्लाई करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे 7c3 को आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 7c5, क्योंकि 7c2 इज इक्वल टू 7c, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, वो यहाँ पर लिख दीजिए। 11c5 कितना हो सकता है, 11c दिस माइनस दिस 6 हो सकता है ना। तो इसी से हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। तो एक ये फॉर्मूला क्या, अगला है आपके पास NCX, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, देन या तो x इज इक्वल टू y होगा, देन x इज इक्वल टू y, और n इज इक्वल टू x प्लस y, ये दोनों में से कोई एक होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों अगर सेम है, ये सेम है और ये इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर इन दोनों का एडिशन कीजिए, सम कीजिए, सबस्क्रिप्ट्स को ऐड कीजिए, तो सबस्क्रिप्ट्स को ऐड करके क्या आ रहा है, n ही आ रहा है ना। तो ऐसे ही इसका मतलब या तो x y के इक्वल होगा, अगर सुपरस्क्रिप्ट्स सेम है तो सबस्क्रिप्ट्स भी ईदर दीज विल बी सेम। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है, जैसे 7c3 किसके इक्वल होता है, 7c दिस माइनस दिस 4, ठीक,
तो अगर ये सेम नहीं है तो इन दोनों का जो सम है वो n के इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ठीक है जी, इसको लिखिए देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये हो गया। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट मैंने क्या करवाया था वो भी, चलो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट इनके फॉर्मूले में बिल्कुल यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि जब हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन शुरू करें तो आप के पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों। तो मैं थोड़ा छोटा करके इसको लिख देती हूँ, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है आपके पास NCR क्या होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको क्या बताया कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर होता है, ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, नेक्स्ट है NCR प्लस NCR प्लस 1। देखो ये सुपरस्क्रिप्ट सेम है, मैं इधर बड़ा बड़ा लिख देती हूँ आपको समझ आ जाए। NCR प्लस NCR प्लस 1, इसमें अगर सुपरस्क्रिप्ट सेम है और सबस्क्रिप्ट कॉन्जिक्यूटिव है तो ये इक्वल होगा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 C, इन दोनों में विच वन इज बिगर वन, r प्लस 1, r प्लस 1, एक ये आपकी आइडेंटिटी है। तो n प्लस 1 C r प्लस 1, ऊपर आपका सुपरस्क्रिप्ट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 and in the subscript which one is the bigger one that will come. Okay, now after this some direct result which were explained by me to you yesterday. तो NC0 क्या बताया था मैंने आपको, that is 1। फिर NC1 क्या होता है n, फिर इधर NCn भी कर लीजिए, NCn1 होता है, NC0 भी 1 है, NCn भी 1 है एंड NC1 n के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले जो हैं आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट exercise 7.4. its first question is given that NC8 is equal to NC2, then find NC2। NC2 को तो तब कैलकुलेट करोगे ना जब आपको n का पता होगा। तो आपको क्या दिया है, NC8 is equal to NC2, which identity will be used, this one, NCX is equal to NCY, then either these should be same, ये तो सेम नहीं है, इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब n is equal to x plus y। ओके, 8 प्लस 2 के इक्वल है ये n, तो n आ गया 10 और आपको निकालना है NC2। NC2 का मतलब 10C2 निकालना है। तो इसमें मैं अब डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे 10 को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसमें लिखेंगे। 10 कितने नंबर्स लिखेंगे, कितने 2 नंबर्स, तो 10 फर्स्ट नंबर, इससे डिसेंडिंग नंबर 9 हो गए 2 नंबर्स, अपॉन 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 बाय 2 दिस इज 45। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 2 पार्ट्स, एक में करवा रही हूँ, द सेकंड यू ट्राई योरसेल्फ। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2NC3 is to NC3 is equal to 12 is to 1 and you are to find n. Okay, so this is 2n factorial divided by this 2n minus 3 factorial and this 3 factorial. Let me write first 2nc3 divided by nc3 is equal to 12 by 1. So cross multiply 2nc3 is equal to 12nc3. So 2nc3 कैसे ओपन करेंगे, 2nc3 दिस आई हैव ओपन 2n के सीधा, अब यहाँ फॉर्मूला लगाने की कोशिश मैंने की, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ बिना फॉर्मूले के हम इसको करेंगे। तो 2n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 नंबर्स को लिखेंगे, 2n
2n से पहले क्या है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 से पहले क्या है 2n माइनस 2, तो 3 नंबर हो गए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब n के भी 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे नंबर्स, n से पहले n माइनस 1, n माइनस 1 से पहले n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 आपका ये कैंसिल हो गया 6 से, n कैंसिल हो गया n से, तो आपके पास क्या बचा 2n माइनस 1, यहां से 2 कॉमन है, निकाल लीजिए, दिस इज n माइनस 1, दिस इज 6, n minus 1, n minus 2. n minus 1 is cancelled by n minus 1. This 6 is cancelled by 2. So you are left with 2n minus 1 is equal to 3 into n minus 2 यानी 3n minus 6. So it would become minus 1 plus 6 is equal to 3n minus 2n. This implies n is equal to 5. This is your answer. Students, now question number 3. In this, it is given that how many chords can be drawn through 21 points on a circle. तो आपके पास एक सर्कल है और इस पर ऐसे ऐसे करके 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं. Suppose this is P1, P2, P3, P4 and so on. There are all these points. Okay. अब आपके पास ये 21 पॉइंट्स और इसने पूछा कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब मुझे नहीं पता मैं परमुटेशन लगाऊंगी कॉम्बिनेशन लगाऊंगी. इसमें कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर है ना, और परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. तो मैं चेक करती हूँ कि अगर जब मैं कॉर्ड को ड्रॉ करती हूँ तो उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं. कॉर्ड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो सपोज करो मैंने P1 को P3 से ज्वाइन किया, आई एम गेटिंग दिस कॉर्ड. P1 को P3 से ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास ये कॉर्ड आ रही है. अब चाहे मैं पहले P1 को P3 से ज्वाइन करती या फिर P1 को P3 से, कॉर्ड तो वही रहती ना, कॉर्ड तो चेंज नहीं होती ना. तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर ही नहीं किया. चाहे P1 को P3 पहले P1 से शुरू किया P3 पर गए या फिर P3 से शुरू किया P1 पर गए, बोथ आर सेम कॉर्ड्स. दोनों ही सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. इसका मतलब ऑर्डर डजंट मैटर. इट शोज ऑर्डर डजंट मैटर. जब ऑर्डर नहीं मैटर करता, या तो सिलेक्शन वाले केस में या फिर ऑर्डर डजंट मैटर, यही दो चीजें ध्यान में रखनी है. कई केसेस में हमें हिंट मिलता है जैसे यहाँ पर कि ऑर्डर डजंट मैटर यहाँ पर, या फिर हमें सिलेक्शन कई बार लिखा होता है डायरेक्ट. तो इस यही दो चीजें जो हमें हिंट देती हैं कि यहाँ कॉम्बिनेशन लगना है. तो अब इसको करने का तरीका क्या है कि आप पहले लिखें कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, वो तो मेरा n हो गया, दैट इज 21. लेकिन जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं देन हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन कॉर्ड. टू number of points to get a chord. At a time, how many points need to be joined to get a chord? At a time. Number of points to get a chord at a time. At a time. That is R. R. कितने points? एक टाइम पर जब आप chord बनाते हो तो आपको कितने points की requirement होती है? 2 की. तो R is 2. R is 2. तो इसका मतलब therefore number of ways, total number of chords लिख लीजिए चाहे, total number of chords is equal to NCR 21C2. ठीक है. अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं. 21 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और कितने नंबर्स तक जाए, कितने नंबर्स लिखते हैं, सिर्फ 2 नंबर. 21 इंटू दूसरा नंबर 20, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना. और कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं, पहला 21 दूसरा 20. अपॉन में आएगा ये इसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल. तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना. तो ये कैंसिल हो गया. तो दिस इज 210. टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स होगी 210. अब देखो स्टूडेंट्स कितना मुश्किल होता है कि अगर हमें एक एक को ज्वाइन करके देखना पड़ता. मैं 21 पॉइंट्स अगर हम यहाँ लिखते फिर एक एक को ज्वाइन करके देखते कि भी P1 को P2 से भी ज्वाइन किया जा सकता है, P3 से भी, P4 से भी, P5 से, P6 ऐसे 20. फिर उसके बाद
P2 को P3 से P4 से, क्योंकि 1 से तो ऑलरेडी, तो अगर हमें करके देखना पड़ता तो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट वाज, लेकिन कॉम्बिनेशन ने कितना आसान बना दिया, है ना। तो इसलिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारी हेल्प करता है। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज रिटन दैट इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड वर्ड है ना, फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। डिस्टिंक्ट है, 5 बॉयज 4 गर्ल्स, तो n अगर हम इसमें करेंगे तो इसको देखो कैसे करेंगे। 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, और हमें टीम जो चुननी है 5 में से तो चूज करने हैं 3, और 4 गर्ल्स में से चूज करनी है 3 गर्ल्स, ठीक। तो इसका मतलब टीम में हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी चाहिए, एंड याद है आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया था कि अगर एंड आता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, यानी कि हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी चाहिए। बॉयज और गर्ल्स का जो अलग अलग सिलेक्शन है वो हमारा सब इवेंट होता है, और इन दोनों का मिला के हमारा एक इवेंट बनेगा, यानी जब हम बॉयज का सिलेक्शन भी कर लेंगे एंड गर्ल्स का सिलेक्शन कर लेंगे तब एक इवेंट माना जाएगा। एंड है तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। लिख लो यहां पर बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी है 4। टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, टू बी सिलेक्टेड लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज कितने सिलेक्ट करने हैं 3, गर्ल्स कितनी करनी है वो भी 3 करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए आपके 5 में से 3 सिलेक्ट करने, 5 बॉयज में से यू हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज, सो 5C3 एंड लिखा है ना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, आउट ऑफ 4 गर्ल्स यू आर टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स, 4C3। लेट अस सिंप्लीफाई इट। लेकिन ना जब भी मैंने बताया था आपको कि अगर आपका सबस्क्रिप्ट जो है जैसे ये इसके हाफ से बिगर है तो ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी 5C3 को लिखो 5 माइनस 3 कितना है 2, आंसर सेम होगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। 4C3 को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 3 जो है 4 के हाफ से ज्यादा है तो आप इसको 4 माइनस 3 कितना होता है 1 लिख लीजिए, ठीक है। आप 5 के कितने फैक्टर खोलने हैं, 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है। चलिए इधर NC1 कितना है, NC1 कितना होता है n, यानी कि 4C1 कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पर। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, ओके, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या आया 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ा 40। हाँ जी स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स को चूज करना है, यानी लेकिन जो हमें दी हुई है बॉल्स वो 6 रेड बॉल्स दी हुई हैं, 5 व्हाइट बॉल्स दी हुई हैं और 5 ब्लू बॉल्स दी हुई हैं, यानी 6 + 5 + 5 इतनी टोटल बॉल्स दी हुई हैं आपको। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, क्योंकि आपके पास रेड है एक, तो दूसरा है व्हाइट और तीसरा है आपके पास ब्लू कलर, और टोटल बॉल्स जो हैं आपके पास वो दी हुई है रेड की 6, व्हाइट की 5 और ब्लू की भी 5, 6 + 5 11 + 5 16 बॉल्स आपके पास टोटल हैं, और उन टोटल बॉल्स में से 9 बॉल्स आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शन आ गया ना, कॉम्बिनेशन लगेगा, ओके। हमने ये नहीं देखना रेड पहले आई फिर व्हाइट आई फिर ब्लू, हमने सिर्फ उनका ऑर्डर नहीं देखना, हमने सिर्फ सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स जो हैं वो हमने लिख दी है। अब बोला टोटल 9 बॉल्स निकालनी, लेकिन उसके लिए भी तरीका दिया है, क्योंकि 9 बॉल्स का तो बहुत अलग तरीके से हो सकता है कि मान लो 6 की 6 मैंने इधर से ले ली और 6 और 3 इधर से ले ली, इसमें से कोई नहीं ली, ऐसे तो बहुत सारे तरीके बन जाएंगे। लेकिन इसने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी 3 लेनी है। यहाँ पर लिखो टोटल बॉल्स टू बी सिलेक्टेड,
सिलेक्टेड एट अ टाइम, 3 रेड, 3 व्हाइट और 3 ब्लू, जबकि टोटल इतनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बने आपके पास? 6 में से 6, देखो हमारे 9 तब तक नहीं बनेंगे जब तक ये भी और ये भी तीनों नहीं आ जाएंगे, यानी एंड होगा कि नहीं, रेड भी चाहिए एंड व्हाइट भी चाहिए एंड ब्लू भी चाहिए, 3 रेड चाहिए, देखो 3 रेड चाहिए एंड 3 व्हाइट चाहिए एंड 3 ब्लू चाहिए, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन लगेगा। 6 में से 3 एंड मीन्स मल्टीप्लाई, 5 में से भी 3 चाहिए, व्हाइट में से भी 3 ले लिए और ब्लू में से भी 3 चाहिए, ब्लू 5 बॉल्स हैं उनमें से भी 3 चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 3 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के 3 फैक्टोरियल, इधर मल्टीप्लाई 5 4 3, क्योंकि 3 नंबर्स मैंने इसके खोले और फिर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल का मतलब जी 6 होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 6 होता है। यहाँ पर भी 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या है, ये 20, ये कितना है 10 और ये कितना है 10, यानी 2000 वेज बन गया आपके पास। हाँ जी, 6th क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद योर प्लेइंग कार्ड्स, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। उसमें पूरा पहले प्लेइंग कार्ड्स को मैं आपको पूरा अच्छे ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपके उसका क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए अभी छोड़ दिया मैंने उसको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 उठा रही हूँ। इसमें क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स, यानी आपके पास 17 प्लेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। Only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. उसने बोला है कि जो 17 टोटल प्लेयर्स हमने आपको दिए, 17 टोटल प्लेयर्स दिए हैं, उनमें से 5 प्लेयर्स बॉलर्स हैं। तो यानी कि अगर मैं टोटल मेरे पास है 17 में से बॉलर्स कितने हैं, ये दिए 5, तो अदर्स कितने हो गए, 17 में से 5 बॉलर्स हैं तो बाकी 12 हो गए, रिमेनिंग 12 हो गए। अब इसके बाद टू बी सिलेक्टेड जो हमें सिलेक्ट करना है 17 में से करना है 11, है ना, लेकिन जो उसने कंडीशन दे दी कि जो 11 सिलेक्ट करोगे उनमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हैं, बॉलर्स आपके 4 हैं और करने टोटल 11 सिलेक्ट हैं, तो इस अगर 4 बॉलर्स हैं तो इसका मतलब 7 अदर्स होंगे। अब टीम तो तभी बनेगी ना जब आपके ये भी होंगे इनटू एंड ये भी होंगे, 4 बॉलर्स एंड 7 अदर्स होंगे, तब आपकी 11 की टीम बनती है। एंड लग रहा है तो मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका, तो बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना बना आपका, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 5 में से 4 सिलेक्ट करना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 12 में से 7 सिलेक्ट करना है। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर 4 बिकॉज इट इज मोर देन 4 इज मोर देन हाफ ऑफ 5, तो इसको ऐसे लिख लो, 5 और 4 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 7 इज मोर देन हाफ ऑफ 12, तो आप इसको भी ऐसे लिखो, 12 माइनस 7 इज 5। अब हम इसको खोलते हैं, NC1 कितना होता है जी, NC1 होता है n, तो यहाँ पर 5C1 कितना हो गया 5। अब हम 12 के डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखेंगे, कितने नंबर्स लिखने हैं जी, 5 नंबर्स लिखने हैं, यानी 12 11 10 9, ये कितने हो गए 1 2 3 4 और ये 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है जी। और अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3960, तो 3960 वेज हैं आपके पास 17 में से 11 प्लेयर्स को एज पर द गिवन कंडीशन सिलेक्ट करने के। हाँ जी, 8th क्वेश्चन इज वेरी इजी, you try it yourself. Now come to the last question of the exercise,
that is 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses? कितने चूज करने हैं उसको, कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 कोर्सेज. इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें से चूज 5 करने हैं. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि देयर आर 2 स्पेसिफिक कोर्सेज विच आर कंपल्सरी. यानी कि 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक कंपल्सरी कोर्सेज हैं. ठीक है, 2 आर कंपल्सरी, वो तो चूज करने ही करने हैं इन 9 में से. ठीक, तो आप कितने वेज में ये 5 कोर्सेज चूज कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कितने कोर्सेज हैं. टोटल कोर्सेज अगर आप यहाँ पर देखो कि आपके पास 9 है, लेकिन वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए. एक तो स्पेसिफिक कोर्स एंड अदर्स. स्पेसिफिक कोर्स है 2. 9 में से 2 स्पेसिफिक कोर्स है, या जिनको आप लिख लीजिए कंपल्सरी कोर्स दिया हुआ है उसमें. कंपल्सरी कोर्सेज जो है आपके पास वो है 2. 9 में से 2 कंपल्सरी है, तो अदर कितने हुए? 7. एंड 2 बी सिलेक्टेड, जो हमें सिलेक्ट करने हैं टोटल, दीज आर हाउ मेनी? 5 आर टू बी सिलेक्टेड एंड 2 आर कंपल्सरी. अगर वो कंपल्सरी है भाई, वो तो लेने ही लेने पड़ेंगे ना, तो उनको तो लिखना ही लिखना है कि 2 तो लेने ही है. एंड आउट ऑफ 5 इफ 2 आर कंपल्सरी देन 3 आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग 7. एंड दिस 5 will be obtained when you will choose this 3 and you will take these 2 also. And तो अब इसमें आ गया total number of ways of selection. ये भी आप देखो, जब भी ये मल्टीप्लाई एडिशन कर रहे हो तो एफपीसी तो कर रहे हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. 2 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 2c2 इंटू 7c3. 2c2 NCN कितना होता है जी? 1 होता है, डायरेक्ट लिखिए. इनटू, अब ये 3 इज लेस देन हाफ ऑफ 7 है, तो डायरेक्ट खोलो इसको. 7 के डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखिए, 7 से कम 3 नंबर्स लिखने. 7 पहला है, 1 2 3, 3 लिखने. 7 6 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 2 6. तो आपके पास आंसर है 35 ways are there to select total 5 courses in the given way. Okay students, now this exercise is also over. One question related with playing cards is left, that I will explain in my next lecture. Thank you.